जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 की जो गणित है उसमें परमेय संख्याएं हैं, जो परमेय संख्याएं हैं इसको पढ़ेंगे। इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट ए और फर्स्ट बी के सवाल हम लोग लगाएंगे, इसके एग्जाम्पल्स लगाएंगे। और आप लोगों को क्या करना है कि हम जैसे जैसे लगाएंगे तो आप भी एक कापी पेन निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए, उसके साथ देखते जाइए और सॉल्व करते जाइए। ठीक है, तो बड़ा मज़ा आने वाला है ना। और मेरा नाम वैसे श्रीकांत है और मैं आपके ही स्कूल कंपोजिट विद्यालय जड़ेर में पढ़ाता हूँ। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करिएगा। और जहाँ भी समझ में ना आए आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर कमेंट करके वीडियो में आप बता सकते हैं, तो हम आपके प्रश्नों का जवाब, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको हम दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कापी पेन निकाल लीजिए। देखिए, ये हम लोग आज पढ़ रहे हैं यूनिट 1 है, कक्षा 8 की परमेय संख्याएं। तो देखो बच्चों, परमेय संख्याएं होती क्या हैं। कोई भी संख्या आप लिखिए जो P अपॉन Q के रूप में हो, क्या के रूप में हो, P अपॉन Q के रूप में। जहाँ पर P आपका क्या है, ये तो आपका क्या है, अंश है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हर। ऑलराइट, तो अंश जो है, अंश की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हम 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, या ऋणात्मक भी रख सकते हैं, -3 रख दें, -4, एनीथिंग। यानी कि P का मान हम कुछ भी रखें, लेकिन Q का मान 0 को छोड़कर कुछ भी रखें, यानी कि Q 0 नहीं हो सकता। तो वो सारी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, परमेय संख्याएं हो जाएंगी। जैसे 1/1 ये परमेय संख्या है, 0/1 ये भी परमेय संख्या है, और ऊपर -2/1 ये भी परमेय संख्या है, -3/6, मतलब कोई भी अंक लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी 1/0 यानी कि हर की जगह पर 0 नहीं रख सकते। हर की जगह पर अगर 0 रखेंगे तो वो परमेय संख्या नहीं होगी। ऐसा हमने कक्षा 6 में भी पढ़ा था। अभी तो आप 8 में आ गए हो तो आप ज़्यादा जानते हो। तो कोई भी संख्या परमेय संख्या होती है, बस कंडीशन ये है कि हर की जगह आप 0 नहीं रख सकते। जैसे 1 है तो ये भी परमेय संख्या है, इसको भी हम रेशियोनल नंबर कहते हैं। देखिए, कोई भी संख्या बेटा लिखी हुई, जैसे 2 लिखी है तो इसके बटे में 1 हमेशा माना जाता है, आप लिखो या ना लिखो। ठीक है, यानी किसी भी संख्या में चाहे 1 का गुणा करो या 1 का भाग दो, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो परमेय संख्याएं समझ में आ गई होंगी। परमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं, जहां पर P की वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है, यानी 0 रखी जा सकती है। 0 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन Q की जगह पे हम 0 नहीं रख सकते हैं और कुछ भी रख सकते हैं, चाहे हम धनात्मक रखें और चाहे हम ऋणात्मक रखें। ठीक है, तो ये देखिए डेफिनेशन है आपके सामने। परमेय संख्या को P/Q यानी P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है, यानी Q की जगह पर 0 नहीं रख सकते। अर्थात P का मान कुछ भी हो सकता है, Q का मान 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए P/Q, ये हमने कोई परमेय संख्या का एक उदाहरण लिया है, तो 1/2 हो सकती है, ऋण 1/2 हो सकती है, 0/2 हो सकती है, 5/1 हो सकती है, और 6/1 कुछ भी हो सकती है, लेकिन नीचे हम 0 नहीं रखेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक, अब परमेय संख्याओं के योग की बात करी जाए कि परमेय संख्याओं को जोड़ते कहते हैं। देखिए, जब परमेय संख्याओं के हर बराबर होते हैं, हर जानते हैं, जो नीचे लिखा होता है उसको हर कहते हैं और जो ऊपर लिखा होता है उसको अंश कहते हैं। जब परमेय संख्याओं के हर समान होते हैं तो उनके अंश को सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए P/Q यानी P/Q एक परमेय संख्या है, उसमें हमने R/Q एक परमेय संख्या जोड़ी है, तो हम सीधे सीधे जोड़ देंगे P धन R/Q। जैसे यहाँ पर समझते हैं, जैसे ये 4/7 लिखा है धन 8/7 लिखा है, तो 4 और 8 को सीधे सीधे जोड़ दें तो 8 और 4 12/7 हो गया। ठीक है, अब जैसे ये मान लीजिए एक और परमेय संख्या इन्होंने दी है आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर, ऋण 7/4 धन ऋण 2/7। इसको चाहें तो हम कोष्ठक में बंद कर दें, तो इसको भी हर समान है तो सीधे सीधे जोड़ दिया। उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें जाननी है, वो बात क्या है। देखिए,
हमेशा अगर धन और धन का गुणा हो, यानी कि बीच में गुणा लगाओ और दोनों तरफ धन हो, तो उसका गुणा हमेशा धनात्मक यानी कि धन आता है। इसी प्रकार दो धन का भाग भी धनात्मक होता है, यानी दो जगह धन हो और बीच में अगर भाग लगाओ तो वो भी धन आता है, इसलिए हमने इसको बीच में लिख दिया है। धन धन का गुणा धन और धन धन का भाग धन होता है। इसी तरीके से ऋण ऋण का गुणा, ऋण ऋण का गुणा यानी दो ऋण चिन्ह के बीच में गुणा का चिन्ह लगाओ तो भी धन होता है। इसी प्रकार से ऋण ऋण का भाग भी धन होता है। ऋण ऋण का गुणा धन और ऋण ऋण का भाग भी धन होता है। ठीक है, धन और ऋण का गुणा जब होता है तो ऋण आता है। ठीक उसी तरीके से धन और ऋण का जब भाग होता है तब भी ऋण आता है। इसी प्रकार से ऋण और धन हो तब भी ऋण आएगा और ऋण और धन का भाग हो तब भी ऋण आएगा। कहने का मतलब आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि समान चिन्हों का अगर गुणा होता है या भाग होता है तो चिन्ह धनात्मक आता है, और असमान चिन्हों का गुणा होता है या भाग होता है तो चिन्ह हमेशा ऋणात्मक आता है। अब इसको देखिए, अब इस बिंदु को हम लोग जोड़ पाएंगे आसानी से। ऋण 4/7 धन ब्रैकेट में ऋण 2/7। अब यहाँ ऋण है और ये धन है, तो ऋण और धन का गुणा क्या हो जाएगा? ऋण। तो देखिए हर समान है, तो ये ऋण 4 का ऋण 4 आ गया। ठीक है, और ऋण धन का क्या हो गया? ऋण। तो इस तरीके से ऋण 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 4 और ऋण 2 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। समान चिन्ह आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो ये आ जाएगा ऋण 6/7। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी तक तो समान, जब हर समान होता था तो सीधे सीधे अंश को जोड़ दिया जाता था, लेकिन जब हर असमान होगा तो क्या करेंगे? फिर हमें अंश को सीधे सीधे जोड़ना नहीं है। फिर हमें क्या करना है? फिर हर को पहले समान करेंगे, उसके लिए या तो लासा लेंगे या ऊपर नीचे समान संख्या का गुणा किया जाएगा, तब हम उसको जोड़ पाएंगे। जब परमेय संख्या के हर असमान होते हैं यानी बराबर नहीं होते हैं तो पहले उन्हें समान किया जाता है, फिर अंश जोड़े जाते हैं। जैसे यहाँ 1/4 में ऋण 5/6 को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे हर 4 है और हर 6 है। हर कैसे हैं? असमान है। तो असमान हर वालों के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमें समान करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें? हम 4 और 6 यानी हर असमान है उनका हम लासा ले लेंगे। तो 4 और 6 का लासा लें तो पहले 2 से भाग जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। ठीक, फिर 2 से चला जाएगा तो 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा तो 3 को वैसे ही का वैसा लिख लेंगे। अब 3 से भाग जाएगा तो 1 वैसे ही लिख लिया, 3 एकम 3। अब इनका 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 यानी 12 लासा आ गया। अब इनका हम लोग लेंगे लासा। देखिए लासा 12 आया तो 4 में कितने का गुणा करें कि 12 हो जाए? सीधी सी बात है, 4 तिया 12। तो 3 का इसमें ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे। तो जब ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा किया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से 6 को अगर 12 करना है तो 6 दूनी 12 यानी 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब 3/12 हो गया, ऋण 10/12 हो गया। अब हम आराम से ये 10 जो हैं ऋण के हैं और 3 धन के हैं, तो 10 के ऋण ज़्यादा हैं, इसमें से 3 चले जाएंगे तो क्या बचेंगे? 7 बचेंगे। लेकिन वो कैसे बचेंगे जाके? ऋण के। तो ऋण 7/12 इसका उत्तर आ जाएगा। अब हम लोग इसकी पहली अभ्यास को सॉल्व करेंगे, अभ्यास 1A। तो देखिए अभ्यास 1A सरल कीजिए। इनको सरल करना है, 2 भिन्नें दी गई हैं। तो देखिए 4/5 धन ऋण 2/5। यहाँ पर हर कैसे हैं? समान हैं, तो इसको लिख लिया 4/5। और यहाँ पर धन और ऋण असमान चिन्ह हो गए। असमान चिन्ह का गुणा कैसा होगा? ऋण होगा। धन ऋण का गुणा ऋण होता है, तो यहाँ पर ये ऋण आ गया। राइट। अब यहाँ पर 4/5 ऋण 2/5। तो अब ये सामान हर हो गए हैं तो अंश घट जाएगा, तो 4 में से 2 चले जाएंगे, तो 2/5 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरी भिन्न है, ऋण 4/5 में जोड़ा है 2/5। तो ये देखिए ऋण ऋण है, ऋण ऋण का भाग है, बटे का मतलब भाग होता है, तो ऋण ऋण का भाग क्या हो गया? धन 4/5। धन ये ऋण ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4/5 और धन ऋण का क्या हो गया? ऋण हो गया 2/5। तो 4/5 में से 2/5 घटेंगे तो 2/5 इसका उत्तर आ जाएगा। अब इन्होंने कहा है संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए।
संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। तो करिए, पहला ये है 3/4 धन ऋण 3/2। तो पहले हर समान करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? हर समान करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 3/4। अब ये ऋण और धन का गुणा क्या हो जाएगा? ऋण। तो ये हो गया 3/2। अब हर समान करने पर तो देखिए यहाँ पर 4 है, अगर हम इसमें 2 का गुणा करें, 2 दूनी 4, ऊपर भी कर दें नीचे भी कर दें, दोनों तरफ 2 का गुणा कर दें तो हर समान हो जाएंगे। तो 3/4 ऋण 3/2 में ऊपर भी 2 का गुणा कर दिया, नीचे भी 2 का गुणा कर दिया, तो 3/4 ऋण 6/4। अब इसको देखें तो ऋण के 6 हैं और धन के 3 हैं, तो ऋण के 6 बचेंगे, तो ऋण के 6 में से धन के 3 कम हो जाएंगे, तो ऋण के 6 में से धन के 3 जाएंगे तो ऋण के 3 बचेंगे, तो 3/4। अब इसको संख्या रेखा पर हल करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? संख्या रेखा बनाएंगे। ये आपको रेखा दिख रही है? दिख रही है रेखा? देखिए, एक हम लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ठीक, बीच में 0 लिखेंगे, फिर उसके इस तरफ 1 2 3 4 5 6, यानी दाहिनी ओर चलते हैं तो धनात्मक साइन होता है। 0 के इस तरफ ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 और ऋण 6 करेंगे, ठीक है। अब ये काहे में बटे 4 दी गई है, जैसे 3/4 है और 6/4 है, तो सबके बटे में हम 4 लिख देंगे। जैसे हमने ये लिख दिया 1 के बटे में 4, तो यहाँ पर 2 के बटे में 4, फिर 3 के बटे में 4, फिर 4 के बटे में 4, फिर 5 के बटे में 4 और 6 के बटे में 4। इसी प्रकार से, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी हम सबके बटे में 4 लगा देंगे, यानी ऋण 1/4 ऋण 2/4 ऋण 3/4 ऋण 4/4 ऋण 5/4 और ऋण 6/6। देखिए, धन का मतलब होता है हमें दाहिनी ओर चलना है, यानी सीधे हाथ की ओर चलना है, और ऋण का मतलब होता है हमें उल्टे हाथ की ओर चलना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? 3/4। तो 3/4 यानी 0 पे हमने रखा और गिना 1 2 3, तो 3/4 यहाँ पर आ गए, यानी कि 3/4 विस्थापन हमारा कहाँ हो गया? दाहिनी ओर हो गया। 1 2 3, 0 से कहाँ पे आ गई? 3/4 पे आ गई, ठीक। इसके बाद क्या है? ऋण 6/4। अब ऋण चिन्ह का मतलब ये होता है कि हमें यहाँ से बाईं ओर जाना है। किस ओर जाना है? बाईं ओर जाना है। ऋण चिन्ह का मतलब होता है हमें बाईं ओर चलना पड़ेगा। तो हम बाईं ओर चलें, 6 अंक यानी 6/4 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक आ गए? यहाँ तक आ गए। यहाँ पर नीचे हम देखें तो क्या लिखा हुआ है? ऋण 3/4। तो संख्या रेखा के आधार पर भी हमारा आंसर कितना आ रहा है? ऋण 3/4 आ रहा है, और हमारा उत्तर वैसे भी सॉल्व करके कितना आया है? ऋण 3/4 आया है। ऋण 3/4 आया। संख्या रेखा पर भी पहले 3 अंक इधर विस्थापन किया, फिर 6 अंक इधर विस्थापन किया, ठीक है। देखिए, समझ में आ गया? अभी इसका दूसरा पार्ट करेंगे तो पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में ऋण 3/4 में जोड़ दिया है इन्होंने, धन का चिन्ह लगाने का मतलब जोड़ दिया, 5/6। अब ये दोनों ऋण ऋण का क्या हो जाएगा? धन। हमने कोष्टक हटा दिया, 3/4 लिख दिया। अब ये ऋण धन का क्या हो जाएगा? ऋण 5/6 हो गया। अब क्या करें? अब हमें दोनों के हर बराबर करने हैं। तो देखिए, लासा लेंगे पहले हम। तो लासा क्या होगा? 4 और 6 का लासा यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 आ गया। तो अब 4 तिया 12 होते, तो इस वाली भिन्न में, यानी जो ये वाली भिन्न है, इसमें ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देंगे, तो 4 तिया 12। इसी तरीके से 6 दूनी 12 होते, तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारे हर समान हो जाएंगे, 9/12 और ऋण 10/12। तो हर समान हो गए। तो ऋण के 10 हैं और धन के 9 हैं। तो 10 में से 1 चला जाएगा, विपरीत चिन्ह में क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। तो क्या आएगा? ऋण का ज़्यादा है तो ऋण का 1/12 आ जाएगा, ठीक। अब इसको संख्या रेखा पर कैसे हल करेंगे? तो देखिए, तो सबसे पहले तो हम संख्या रेखा बनाएंगे। बना लीजिए, इस तरीके से हम एक रेखा खींच लेंगे जैसे पहले खींची थी। फिर यहाँ पे 0 हो गया। अब चूंकि यहाँ पर 12 है तो 12 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाहिनी तरफ
धन के होते हैं और जीरो के बाईं तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ ऋणात्मक होते हैं। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8 और ऋण 9। ठीक, अब सबके बटे में क्या है, चूंकि यहाँ पर भी 12 लगे हुए हैं तो हम सबके बटे में 12 कर देंगे। तो देखिए सबके बटे में हमने 12 लिख दिए हैं, यहाँ पर भी सबके बटे में 12 लिख दिए हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, 9/12 यानी कि ऊपर चूंकि हर समान है तो हमें क्या करना है, 9 कॉलम धनात्मक होने की वजह से कहाँ चलना पड़ेगा, यहाँ दाहिनी ओर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको जीरो से हमने स्टार्ट किया है। कहाँ से स्टार्ट किया है, जीरो से स्टार्ट किया है। तो जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद ऋण 10 यानी अब हमें विपरीत दिशा में कितना चलना है, 10 कॉलम चलना है। तो यहाँ से गिनना चालू करो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो यहाँ पर पहुँचकर हमारा कितना हो गया, ऋण का 10 हो गया। तो इसका उत्तर क्या आ रहा है, ऋण 1/12, ऋण 1/12। देखिए यही हमारा यहाँ पर भी उत्तर आ रहा है। ठीक है, ये जो दाहिनी ओर विस्थापन होता है वो धनात्मक होता है और बाईं ओर जो विस्थापन होता है वो ऋणात्मक माना जाता है। राइट। अब देखिए तीसरा सवाल है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। तो ये पहला ये सवाल है और दूसरा ये सवाल है। तो सबसे पहले को देखते हैं। तो 5/12 धन ब्रैकेट में ऋण 7/16। ठीक है, चलिए इसको हमने उतार लिया। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो धन ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो 5/12 ऋण 7/16। अब 12 और 16 का हमें क्या लेना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा। तो लीजिए लासा लीजिए। तो 12 16 2 से भाग दिया तो 2 3 6 2 8 16, फिर 2 से भाग दिया। ठीक है, 2 3 6 2 4 8, फिर अब 2 से भाग दिया तो 3 तो वैसे ही बने रहेंगे, है ना। और ये तुम्हारे हो जाएंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से दिया तो 3 वैसे ही बने रहेंगे, 2 एकम 2, फिर 3 से भाग दिया 1 1 हो गया। हमें 1 1 बनाना होता है। तो अब इन सबका आपस में गुणा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 48 हो गया। अब 48 हो गया। अब 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 चौको 48 होते हैं। तो 4 का अंश और हर में यानी दोनों तरफ ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ऋण 7/16, 16 तिया 48 होते हैं तो 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हो गए 5 चौको 20 और 12 चौको 48। ऋण 7 तिया 21 और बटे 48। ठीक है, अब धन के हो गए 20 और ऋण के हो गए 21। तो 21 में से 20 घटेंगे तो 1 आएगा, सीधी सी बात है। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा भाई, 21 ज़्यादा है, ऋण का ज़्यादा है तो ऋण वाले का चिन्ह लग जाएगा, 1/48। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या है, ऋण 3/11 धन ब्रैकेट में ऋण 4/33। तो ये देखिए जब ऋण होते हैं, चाहे भाग हो चाहे गुणा, तो वो कैसा हो जाता है, धन। तो धन को आप चाहे आगे लिखो या ना लिखो, तो 3/11 हो गया। और ऋण और धन का क्या होता है, ऋण 4/33। अब हर समान करने पर तो ये बहुत आसान है, 11 तिया 33 होते हैं। तो इस वाली भिन्न में ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, और वैसे ही का वैसे लिख देंगे। तो 3 तिरका 9 और 11 तिया 33, ऋण 4/33। तो 9 में से 4 चले जाएंगे, 9 धन के हैं और 4 ऋण के हैं, तो 5/33 आंसर हो गया। ठीक है, अब है चौथा सवाल, मान ज्ञात कीजिए। 2 सवाल दिए गए हैं मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए पहला इन्होंने क्या कहा है, पहला है 2 धन ऋण 11/9। तो हर समान करने हैं तो ऊपर नीचे 9 का गुणा कर दें, तो ऊपर नीचे 9 का गुणा कर दें और ये ऋण धन का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो ऊपर नीचे 9 का गुणा करने पर 9 दूनी 18 और 9 ऋण 11/9। अब 18 में से 11 गई 7/9, उत्तर आ गया। बड़ा आसान है। इसी प्रकार से इसको देखो, ऋण 3 है पुस्तक में और धन ऋण 2/3। तो अब ये ऋण 3 का तो ऋण 3 हो गया। अब यहाँ पर ऋण का क्या हो गया, धन, और फिर दोनों तरफ धन आ जाएंगे तो हो जाएगा धन 2/3 बराबर। अब इसको बराबर करना है, हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये वाले 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 3 का ऊपर भी गुणा, 3 का नीचे भी गुणा, तो हर देखो बराबर हो गई।
3 तिरका 9, ये काहे के हो गए, ऋण के 9/3 धन 2/3। अब ऋण के 9 हैं और धन के 2 हैं, तो ऋण के 9 में से धन के 2 खत्म हो जाएंगे तो ऋण के 7 बचेंगे, तो ऋण के 7/3 ये इसका उत्तर हो गया जाके। अब ये आपकी एक्सरसाइज 1A ख़त्म हो गई। अब आगे चलते हैं अगली बी एक्सरसाइज पढ़ने के लिए। उससे पहले कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, परमेय संख्याओं का योगफल जो होता है सदैव एक परमेय संख्या होती है। कोई भी परमेय संख्या अगर आपस में जोड़ोगे, दो संख्याएं अगर परमेय संख्याएं हैं और उनको जोड़ोगे तो हमेशा तीसरी जो संख्या जो जोड़ आएगी वो परमेय संख्या होगी। जैसे 2/3 एक परमेय संख्या है, उसमें हमने 5/3 एक परमेय संख्या जोड़ दी, तो 2 और 5 7/3 जो योग आएगा वह भी परमेय संख्या होती है। कहने का मतलब कोई भी दो परमेय संख्याएं अगर आपस में जोड़ दोगे तो तीसरी जो उत्तर आएगा वो परमेय संख्या होगी, राइट। अच्छा, दो परमेय संख्याओं के क्रम आपस में बदल कर जोड़ने पर भी योगफल समान आता है। कैसे? जैसे एक परमेय संख्या है 2/3, उसमें हमने दूसरी परमेय संख्या 5/3 जोड़ दी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 5/3 को पहले लिख ले रहे हैं और 2/3 को बाद में लिख रहे हैं। तो भी चाहे ऐसे लिखो चाहे उत्तर ऐसे लिखो, हमेशा जो उत्तर आएगा वो 7/3 ही आएगा। कहने का मतलब है चाहे 2/3 में 5/3 जोड़ दो, चाहे 5/3 में 2/3 जोड़ दो, उत्तर एक ही आएगा। यानी संख्याओं को आगे पीछे लिखने पर, परमेय संख्याओं को जोड़ में आगे पीछे लिखने पर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, क्रम विनिमेय नियम। परमेय संख्याओं के योगफल का क्रम विनिमेय नियम कहते हैं। यानी क्रम को आगे पीछे करने पर जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। चाहे आप पहले वाले को बाद में लिख दें चाहे बाद वाले को पहले लिख दें, उत्तर हमेशा एक जैसा ही आएगा। अब देखिए, जैसे 3 परमेय संख्याएं हैं कोई, जैसे 2/3 धन 4/3 धन 5/3, कोई भी दो परमेय संख्याएं हैं, तो चाहे इन दो को पहले जोड़ के इसमें जोड़ दो और चाहे 2/3 धन 4/3 धन 5/3 इन दोनों को जोड़कर इसमें जोड़ दो। चाहे इन दोनों को पहले जोड़ के इसमें जोड़ दो, चाहे इन दोनों को पहले जोड़ के इसमें जोड़ दो, उत्तर हमेशा एक ही आएगा। यानी पहली दूसरी को जोड़कर चाहे तीसरे में जोड़ दें या दूसरी तीसरी को जोड़कर पहले में जोड़ दें, ठीक है, उत्तर हमेशा समान आएगा। इसको सहचर्य नियम कहते हैं, वही इन्होंने बताया है। 3 परमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए पहली दो परमेय संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ें या आखिरी की दो संख्याओं में के योगफल में पहली संख्या जोड़ें, तो दोनों ही स्थितियों में योगफल समान आता है। इसे सहचर्य नियम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इन्होंने समझाया भी है। जैसे इन्होंने कहा है कि एक उदाहरण है ऋण 4/7 धन 1/4, ये दो संख्याएं हो गई, इसमें ऋण 1/2 जोड़ रहे हैं, या 4/7 को हमने पहले लिख लिया और इन दोनों को पहले जोड़ दे रहे हैं, यानी 1/4 धन ऋण 1/2 इन दोनों को जोड़ दें। तो पहले इनको देखो हल कर रहे हैं, तो हर बराबर करने के लिए 4 का इसमें गुणा कर दो, 7 का इसमें गुणा कर दो, तो ऋण 4 × 4 धन 1 × 7/28 धन ब्रैकेट में 1/2। इधर इन दोनों को देख लो, 1/4 है, इधर क्या करा, इधर लासा 4 ले लिया तो 2 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 1 × 2/4 हो जाएगा। अब इसको हल कर लो, तो ऋण 16 धन 7/28 ऋण, ये धन ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, बराबर ऋण 4/7 धन, इधर ऋण 2 में से 1 गया तो ऋण 1/4 आ जाएगा। इधर ये ऋण 16 में से 7 गए तो ऋण 9 बचे, 9/28 ऋण 1/2, इधर 28 लासा ले लिया तो ऋण 9 ऋण 14, यहाँ पर ऋण 4/7 और ऋण 1/4 आ गया। ऋण धन का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और ऋण 16 ऋण 7/28, तो ये 9 और 14 ऋण के हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो ऋण 23/28, और ये भी देखिए ऋण 23/28। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी उल्टा हाथ, ये उल्टा हाथ और ये सीधा हाथ, उल्टा हाथ और सीधे हाथ के मान बराबर आ गए। इसका मतलब चाहे
पहले दूसरे को जोड़ के उसमें तीसरी जोड़ दो, चाहे दूसरे तीसरे को जोड़ के उसमें पहली जोड़ दो, उत्तर बराबर आएगा। ठीक है, अब हम लोग अभ्यास 1B को हल करेंगे। अब अभ्यास 1B का पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में सत्य या असत्य बताइए। सत्य असत्य बताने, अगर सही बात है तो सत्य लिख दो, सही बात नहीं है तो असत्य लिख दो। ठीक है, तो देखिए पहला ऋण 4/5 धन ऋण 4/5, तो हर समान है, तो ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, ये धन ऋण का ऋण हो जाएगा, तो ऋण 4 और ऋण 4 क्या हो जाएंगे, ऋण 8/5, यानी इन दोनों को जोड़ने पर उत्तर यही आएगा। इसका मतलब ये कथन कैसा है, सत्य है। अच्छा देखिए, ऋण 6/7 और धन 6 परमेय संख्या नहीं है। देखिए किन्हीं भी दो संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो उत्तर हमेशा परमेय संख्या आता है, और इन्होंने कहा है परमेय संख्या नहीं है, जबकि होना क्या चाहिए, परमेय संख्या है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं लगा दिया, यहाँ होना क्या चाहिए था, है। दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। सही बात है, आगे पीछे लिखने से उनके योगफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब ये कथन कैसा है, सत्य है। तीन परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं है। नहीं भैया, परमेय संख्याओं का योगफल चाहे 3 जोड़ दो, चाहे 4 जोड़ दो, चाहे जितनी परमेय संख्याएं आपस में जोड़ दो, उनका योगफल हमेशा परमेय संख्या ही आता है, और ये कह रहे हैं नहीं है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। अब है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है या नहीं। तो ऋण 3/4 और 3 को जोड़ना है, तो आप पहले ही सोच चुके हैं, ऋण 3/4 और 3 को जोड़ने के लिए बीच में धन लगा दिया, तो ये ऋण हो गया। अभी क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे, तो 4 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे, तो ऋण 3/4 ऋण 3 धन 12/4, तो ऋण 3 हैं और धन के 12 हैं, तो ऋण के 3 धन के 12 में से घटेंगे तो 9 बचेंगे, तो 9/4, और 9/4 कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। इसी प्रकार से यहाँ ऋण 1 और ऋण 2/3 को जोड़ना है, तो इसको भी जब हम जोड़ के हल करते हुए आएंगे तो इसका आंसर ऋण 5/3 आएगा, तो ये भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो ये दोनों परमेय संख्याएं आएंगी सॉल्व करने पर, भाई बटे में आ रही हैं, तो ये परमेय संख्या हैं, तो ये सिद्ध हो गया। अब आगे दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करिए। तीसरा सवाल है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करिए। तो देखिए वैसे तो हम लोग जानते हैं भाई, इनको आगे पीछे लिख दिया, इनको क्रम बदल दिया, ऋण 5/8 को यहाँ पर पहले लिखा है, यहाँ पे बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, तो ये तो क्रम विन्वय नियम है। क्रम विन्वय के आधार पर ये जो है बराबर होते हैं, होने चाहिए भाई, आगे पीछे रखने से कोई उत्तर में अंतर थोड़े नहीं आएगा। लेकिन अब हमें ये सत्यापित करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, कर लो। तो इसको पहले क्या करेंगे, हर समान करेंगे, तो इसका 13 में गुणा कर देंगे, इसमें 8 का गुणा कर देंगे, तो ऋण 5 × 13 5/8 है, गुणा 13/13 कर दिया, ऋण 9 × 8/8 कर दिया दोनों में, तो इससे हर समान हो जाएंगे, तो ये हो गया 104, और 13×5 = 65, ऋण के 65 और ऋण के 9×8 = 72, 72 हो जाएंगे। अब दोनों ऋण के हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह वाले आपस में जुड़ जाते हैं, तो 137/104 हो गया। अब इसी तरीके से इधर इसमें क्या करेंगे, 8 का गुणा कर दिया ऊपर नीचे, और इधर कितने का गुणा कर दिया, 13 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ऋण 72 ऋण 65 137 हो गया, और बटे 104। अब देखिए दोनों तरफ के मान कैसे आ गए, बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गई। इसका मतलब ये कैसा हो गया, सत्यापित हो गया कि नहीं। ये पहला पार्ट है, चलो दूसरा देखते हैं। इसी तरीके से ये आपका दूसरा पार्ट है, 3 धन ऋण 7/12 बराबर ऋण 7/12 धन 3, ये भी क्रम विन्वय नियम है। वैसे तो ये बराबर होता ही है नियम के अनुसार, लेकिन इसको हमें सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, 12 का इसमें ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऋण 7/12, तो 36/12 ऋण 7/12, तो 29/12 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ 12 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी उत्तर 29/12 आ जाएगा, दोनों को हल करेंगे, तो LHS राइट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, और ये उत्तर कैसा हो गया हमारा, सत्यापित हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा सवाल ये इन्होंने हल करवाया हुआ है, इसमें सहचर्य नियम को सत्यापित करवा रहे हैं। देखिए ये इन्होंने कहा है A धन B, यानी कि ये दोनों का योग इसमें जोड़ दें, या इन दोनों का योग इसमें जोड़ दें, बस यही किया है सहचर्य नियम के अनुसार से, तो ये वैसे सही होना चाहिए, लेकिन इसको करके देखेंगे। तो पहले इन दोनों को हल करें, इस साइड का हल कर लें, फिर इस साइड का हल कर लेंगे, तो करो, तो 4/7 ऋण 4/7 हो गया, ये 1/4 है, तो इसमें लासा लेंगे, तो 4 का इधर गुणा कर देंगे और 7 का
इधर गुणा कर देंगे तो ऋण 16/28 आ जाएगा, धन 7/28 आ जाएगा। ठीक है, और ऋण 7/16 ये हो ही गया। अब 16 और 7, तो ऋण के 16 हैं और धन के 7 हैं, तो 16 में से 7 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे जाके, सीधी सी बात है 9 ऋण के बचेंगे जाके, तो ऋण 9/28 ये आ गया और ऋण 7/16। अब ये 28 और 16 का हमें लासा लेना पड़ेगा, तो ले लो भैया लासा। तो 28 और 16 का जब हमने लासा लिया तो ये लासा आएगा 112। तो यहाँ 28 चौको 112 होते तो 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, यहाँ 16 सत्ते 112 होते हैं तो 7 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो गुणा कर दिया, यहाँ पर मान रख दिया, तो 9 चौको 36 और 7 सत्ते 49, तो ऋण 85/112 हो गया। तो इस साइड का जो उत्तर आया है वो ऋण 85/112 आया है। अब उस साइड का भी हल कर लें, दूसरे साइड का देखो, ऋण 4/7 धन 1/4 धन 7 ऋण का 16 है। इसको पहले हल कर लें, तो इसमें 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये हर समान हो जाएंगे। तो ये देखो हर समान हमने कर लिए, तो 4/16 ऋण 7/16, तो ऋण के 7 हैं और धन के 4, तो ऋण के 3 बचेंगे तो धन ऋण का ऋण हो जाएगा, तो ऋण 4/16 3/16, तो ऋण 4/16 और ऋण 3/16। अब 7 और 16 का लासा लेंगे, तो 7 और 16 का लासा लेंगे जाके तो वही 112 आ जाएगा। तो लासा लेके अब 16 सत्ते, इधर 16 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इधर 7 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ऋण 64 और ऋण 21 दोनों को जोड़ेंगे तो ऋण 85 आ जाएगा, 85/112, तो LHS बराबर RHS सत्यापित हो जाएगा। ठीक है। अब चौथा सवाल, यदि A और B दो परमेय संख्याएं हों और A + B बराबर ऋण 15/12 हो तो B + A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए परमेय संख्याओं का योग क्रमन्वय होता है, इसलिए का चिन्ह है ये, इसलिए A धन B बराबर B धन A होगा, यानी कि जो A धन B की वैल्यू है वही B धन A की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ऋण 15/11। अब इन्होंने कहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। देखिए A धन B बराबर B धन A, ये क्रमन्वय नियम लिखा हुआ है, तो जो संख्या इधर पे लिखी हुई है इधर नहीं है तो उसको इधर से इधर लिख दीजिए। तो देखिए इधर 12/7 लिखी है, इधर ऋण 12/7 लिखी है दोनों, इधर 5/11 इधर नहीं लिखी है तो इधर 5/11 आपका भर दिया जाएगा। इसी तरीके से ये सहचर्य का नियम है, तो इधर देख लीजिए और इधर देख लीजिए, और जो संख्या मिसिंग है यहाँ से उसे यहाँ पर भर दीजिए। देखिए ऋण 10 का ऋण 10 लिखा हुआ है, ऋण 7/12 ऋण 7/12 भी लिखा हुआ है, तो क्या रह गया 5/6 रह गया, तो इधर पर हम 5/6 भर देंगे। तो इस तरीके से ये 5वां सवाल पूरा हो गया। अब इन्होंने कहा है सरल कीजिए 6वें सवाल में, तो 6वें सवाल में सरल कीजिए के लिए इन्होंने बोला है, तो करो सरल। तो ये भिन्न है 3/4 धन ऋण 8/9 धन 5/8, तो 3/4 हमने वैसे ही लिख लिया, ये ऋण धन का क्या हो गया ऋण 8/9 धन 5/8। अब 9 4 और 8 यानी 4 9 और 8 का हम क्या लेंगे लासा, तो लासा लेंगे तो ये लासा आएगा 72, तो 18 चौको 72 होते हैं, तो 3 × 18 हो जाएगा। ठीक है, और इधर पे 9 अट्ठे 72 होते हैं तो 8 × 8 हो जाएगा, प्लस 5 8 निम 72 होते हैं तो इधर 9 का गुणा हो जाएगा और बटे 72 हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या नीचे लिखी होती है उससे भाग देते हैं, जैसे इधर 4 है तो इसके साथ किसका गुणा होगा, तो 18 चौको 72 होता है, तो 4 यहाँ पर लिखा है तो 18 का गुणा हो जाएगा। इधर 9 अट्ठे 72 होता है तो 8 का गुणा हो जाए, जो कि 9 तो लिखा ही हुआ है। इसी तरीके से 8 निम 72 होता है। अब ये 18 तिया 54 और 8 अट्ठे 64 और 9 अपना 45/72, इसको हम हल करेंगे तो ये धन के हैं, तो धन धन वाले दोनों जोड़ दिए तो 54 और 45 जुड़ के 99 हो गई, और इसमें से 64 ऋण के हैं, ये 64 घटाएंगे तो 35/72 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट हल कर लेंगे। पहले इनको लिख लेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, जैसे इसमें लगाया हुआ है पहले हम बता चुके हैं, फिर लासा ले लेंगे, फिर इनको जो है लघुत्तम लेकर इनको सबको जोड़ घटा के हल कर लेंगे, और फिर हमारा उत्तर ऋण 1/12 आ जाएगा। इसको देख लो एक बार सही से, ठीक है, समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर देना, हम फिर से बता देंगे, लेकिन हमने जिस तरीके से पहले सवाल बताए उसके आधार पर ये समझ में आ जाना चाहिए।
अब इन्होंने कहा है 7वें सवाल में निम्नांकित की योग प्रक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। ये योग के जो प्रगुण हमने बताए थे, क्रमनिवय नियम और सहचर्य नियम, उनका प्रयोग करके इसको हल करना है। तो देखिए ये अलग अलग लिखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, अंतिम दो को पहले जोड़ लेंगे, तो इनको एक बड़े कोष्ठक में बंद कर देंगे, तो इन दोनों को हमने जोड़ना है। तो ऋण 5 बटे और ऋण धन का ये क्या हो जाएगा ऋण, तो ये क्या हो जाएगा ऋण 16 बटे 14। अब ये 2 के पहाड़े से कट जाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, तो ऋण 8 बटे 7। अब 3 बटे 7 ऋण 8 बटे 7, तो ऋण के हो गए 8 और धन के हो गए 3, तो 8 में से 3 चले जाएंगे, तो ऋण 5 बटे 7 इसका उत्तर आ जाएगा। इसमें वही प्रगुण प्रयोग हो गया जाके, आखिरी के 2 परमेय संख्याओं को जोड़कर उसे पहली वाली परमेय संख्या में जोड़ दिया गया है। इसी तरीके से दूसरे में इन्होंने कहा है इसको प्रयोग, इसमें क्रम विनिमय का प्रयोग हो जाएगा। देखिए ये अलग अलग लिखे हैं, ये अलग अलग लिखे हुए हैं इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, पहले वाला 5 है 2 बटे 5 और दूसरे वाला 4 बटे ऋण 5 है, तो इसको एक साथ एक कोष्ठक में लिख लिया। फिर ये हर इसके समान है, तो इसको दूसरे कोष्ठक में लिख के जोड़ दे रहे हैं। तो देखो, तो 2 बटे 5, अब ये धन ऋण का क्या हो जाएगा ऋण 4 बटे 5, धन ये ऋण ऋण का क्या हो जाएगा धन 8 बटे 3, यहाँ ऋण धन का क्या हो जाएगा ऋण 2 बटे 3। ठीक, अब इसको देखिए, ऋण के 4 हैं और धन के 2 हैं, तो 2 बटे 5, इधर पे क्या है धन के 8 के 2 हैं, तो 6 बटे 3 हो गया। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो गया जाके। अब इधर देखिए बचा क्या, ऋण के 2 बटे 5 धन 2। अब इधर क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 का गुणा कर देंगे, बराबर ऋण 2 बटे 5 धन 2 गुणे 5 बटे 5 बराबर ऋण 2 बटे 5 धन 10 बटे 5। अब धन हो गए 10 और ऋण हो गए 2, तो 10 में से 2 चले गए, तो कितने बचे 8 बटे 5। तो इसमें क्रम विनिमय नियम लागू हो गया और इसमें सहचर्य नियम लागू हो गया ऊपर वाले में, राइट। तो ये आपकी 7 फर्स्ट ए और फर्स्ट बी पूरी तरीके से सॉल्व हो गई। अब अगले वीडियो में इसके आगे की बातें करेंगे और आगे की चीज़ें बताएंगे। तब तक आप इसको सॉल्व करते रहिए, देखते रहिए, 2-3 बार लगाइए, देखिए, सॉल्व करिए, बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ा मज़ा आएगा, है ना। और फिर अगले वीडियो में इसके आगे की चीज़ें हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बढ़िया मज़े से सॉल्व करिए। थैंक यू।